अक्टूबर नवंबर 2024, ठीक है, उसका वेरिएंट 21 की केस स्टडी। अच्छा, केस स्टडी इन्फ्लेशन के ऊपर है, पूरी केस स्टडी इन्फ्लेशन के ऊपर है, सारे क्वेश्चन भी इसके मोर एंड लेस इन्फ्लेशन को अपने अंदर अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसे केस स्टडी हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अर्जेंटीना's एनुअल इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज फ्रॉम जस्ट ओवर 40% इन February 2021 टू जस्ट ओवर 50% इन January 2022। मतलब 40% से एक ही साल में इन्फ्लेशन रेट चला गया 50% पे। Argentina's annual inflation rate as measured by changes in the CPI for over 12 months is shown in figure 1.1। 12 months मतलब ये एक साल का डेटा दिया हुआ है। अच्छा जी, तो मुझे कुछ ट्रेंड दिख रहा है इसके अंदर, हम ट्रेंड देख लेते हैं, हम लाइन बनाएंगे तो हमें ट्रेंड दिख जाएगा। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा फॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर फॉल आया, फॉल आया, फॉल आया, फॉल आया, फॉल आया, फॉल आया, ठीक है। अच्छा, ये लाइन बना लोगे ना तो आपको ट्रेंड दिख जाता है कि ट्रेंड क्या जा रहा है, ठीक है। तो और लाइन थोड़ा सा भी नीचे आए ना तो ज्यादा बना लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कब नीचे जा रहा है इन्फ्लेशन रेट, कब ऊपर जा रहा है। अच्छा, एक बच्चे जो गलती कर देते हैं ना, यहाँ पे चार्ट देखने के बाद, ये टेबल देखने के बाद, ये डायग्राम देखने के बाद, बच्चे क्या समझते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट गिरा है, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस लेवल गिरी है। बच्चे ये समझ जाते हैं, भाई ये गलत है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट गिरा है, इन्फ्लेशन का रेट गिरा है, प्राइस लेवल तो अभी भी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे डिसइंफ्लेशन हो रही है। क्या हो रही है? डिसइंफ्लेशन। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बट एट अ स्लोअर रेट देन द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव ही है, ये 40 से ऊपर ही है। तो इन्फ्लेशन तो बढ़े जा रही है, बस यहाँ पे जो इन्फ्लेशन हो रही है वो इन्फ्लेशन कहलाएगी, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन हो रही है वो डिसइंफ्लेशन कहलाएगी। मतलब पहले रेट बढ़ने का था, प्राइस लेवल बढ़ने का रेट था 51.8, अब वो रेट गिर के हो गया 51.4। आज भी प्राइसेस बढ़ रही हैं बट एट अ स्लोअर रेट। फिर यहाँ से 52.5 दोबारा इन्फ्लेशन आई, फिर यहाँ से दोबारा डिसइंफ्लेशन शुरू हो गई है। तो मैं अपने टेबल मैंने पढ़ा, चार्ट मैंने पढ़ा, यहाँ पे मैंने अपने लिए लिख दिया डिसइंफ्लेशन। यहाँ पे फिर इन्फ्लेशन का रेट गिरा है, डिसइंफ्लेशन, 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 ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया ताकि मुझे अगर सवाल आ जाए इस चार्ट पे, इस डायग्राम पे, तो मुझे, मैं तैयार हूं पहले से, ठीक है। मैंने देख लिया कहाँ इन्फ्लेशन हुई है, कहाँ डिसइंफ्लेशन हुई है, ठीक है, सारा देख लिया। तो इन्फ्लेशन रेट के गिरने को डीफ्लेशन नहीं कहते बल्कि डिसइंफ्लेशन कहते हैं। चलो भाई, तो ये हमने एनालाइज कर लिया चार्ट। अब आते हैं भाई आगे। अर्जेंटीना हैज द फिफ्थ हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन द वर्ल्ड आफ्टर वेनेजुला, सूडान, सुरिनाम, ठीक है, एंड जिम्बाब्वे। इट इज फोरकास्ट टू कंटिन्यू to rise during 2022 to reach an annual rate of between 55 to 58% by the end of the year, ठीक है, और बढ़ने का भी तो एक्सपेक्टेशन। One of the main reasons for this high rate of inflation is excessive growth of the money supply. Excessive growth of the money supply मतलब मनी सप्लाई बढ़ी तो लोगों के हाथ में कैश आया, लोगों के हाथ में पैसा आया। जब लोगों के हाथ में पैसा आया तो लोगों ने पैसा खर्च करा, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी मतलब प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। मनी सप्लाई के बढ़ने से हुआ, इसका मतलब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रही है। ये देखो, ये सारी चीजें आपको एनालाइज कर लेनी है पढ़ने के साथ ही, ताकि आपका जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। यहाँ पे आप सब चीजें क्लियर करके बैठे हुए हो। चल अब द नीड टू लोअर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द नीड टू लोअर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अर्जेंटीना इज कंसिडर्ड असेंशियल बाय मैनी इकोनॉमिस्ट। क्योंकि भाई ये प्राइसेस तो बहुत ही ज्यादा हो गई, 55% तो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है। द गवर्नमेंट of Argentina has tried to control the increase in the rate of inflation by imposing maximum prices on 1432 products. Maximum price क्या होती है भाई? वो equilibrium के नीचे जो impose करते हैं। This has the advantage of limiting price increase, but such a policy can also have a number of disadvantages. We have already discussed. One such disadvantage is the creation of excess demand in market. भाई maximum price equilibrium के नीचे लगती है, impose नीचे होती है equilibrium से, जिसकी वजह से क्या होता है? शॉर्टेज आ जाती है, मतलब demand is exceeding supply. Another policy has been to increase interest rates in January. अच्छा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना कौन सी पॉलिसी है? हमें समझ में आ गई, मॉनेटरी पॉलिसी।
contractionary monetary policy. In January 2022, Argentina's central bank raised its main interest rate from 38 to 40%. But many economists argued that this increase was insufficient to control inflation. This is because the real interest rate will be negative. अच्छा भाई, रियल इंटरेस्ट रेट भी बच्चे गलत समझ जाते हैं. अभी देखो इन्फ्लेशन कितनी चल रही है. इन्फ्लेशन चल रही है समझो 50%. सही है. इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है ये बढ़ने के बाद भी 40%. अगर मैं बैंक में 1 लाख रुपए लेके जाता हूं तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 40,000. लेकिन अगर मैं मार्केट में 1 लाख रुपए की चीज लेने जाता हूं अगले साल तो वो महंगाई के बाद हो जाएगी 50,000 एडिशनल की. तो भाई सेविंग में फायदा है, इंटरेस्ट में फायदा है नहीं है. तो सेविंग करने का फायदा ही नहीं है. तो बिल्कुल इकोनॉमिस्ट सही कह रहा है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है ना, रियल मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड. तो भाई मुझे इंटरेस्ट रेट मिला 40,000, महंगाई हो गई 50,000 से, मेरा तो 10,000 का नुकसान हो गया. मतलब बैंक में सेव करने के बाद मेरा तो 10,000 का नुकसान हो गया. तो इसको बोलते हैं द रियल इंटरेस्ट रेट इज नेगेटिव. मतलब इंटरेस्ट रेट आफ्टर इन्फ्लेशन नेगेटिव है, फायदा नहीं हो रहा. अ मोर अप्रोप्रिएट पॉलिसी तो वुड ये बी वापस टू समझा दीजिएगा. A more appropriate monetary policy would be to lift the interest rate above the inflation rate. हमेशा यही होता है. हमेशा आपका जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो इंटरेस्ट रेट से कम होता है. मतलब इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज अबव इन्फ्लेशन रेट. अगर इकोनॉमी को सही फंक्शन करना है तो इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन के ऊपर रखना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट द रियल इंटरेस्ट रेट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, जैसे अभी आप लोगों को एग्जांपल दी कि पाकिस्तान का जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 12% है. इन्फ्लेशन रेट हमारा 0.7% आया है अभी जो गवर्नमेंट बता रही है. रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन. इंटरेस्ट रेट 12% माइनस इन्फ्लेशन 0.7%. तो कभी भी आपको केस स्टडी में आ जाए रियल इंटरेस्ट रेट निकालो तो आप इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन कर दोगे. रियल इनकम निकालो, इनकम माइनस इन्फ्लेशन. रियल वेजेस निकालो, कभी कभार आ जाता है रियल वेजेस निकालो, वेजेस माइनस इन्फ्लेशन रेट. ये होती है रियल. रियल का वर्ड जहां भी आ जाए आप समझ जाना इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इन्फ्लेशन माइनस हो रही है. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस में. यूजिंग द डेटा इन फिगर 1.1. अच्छा देखो चार्ट के बारे में बात कर रहा है. हमने केस स्टडी पढ़ते हुए ही इस चार्ट को समझ लिया था, तो अब हमें मसला नहीं होगा ये लिखने में. Use the data in figure 1.1. Describe the trend shown in the annual inflation rate in Argentina over the period February 2021 to January 2022. इसका मतलब पूरा ही बोल रहा है ये, पूरा ही बोल रहा है. हाँ, जनवरी फरवरी 2021 एंड जनवरी 2022. ठीक है. अच्छा ट्रेंड बताना है. अब ट्रेंड में क्या होता है, बच्चे ना सिर्फ एक चीज लिख देते हैं. देखो हमें कॉमन एरर्स भी डिस्कस करने हैं. बच्चे क्या लिखते हैं, एक ही ट्रेंड लिख देते हैं कि ये इंक्रीज होता जा रहा है. नहीं, आपको जैसे मैंने बताया ना, ये अभी ये लाइंस बना के बताएं, इसको बस आपको देखना है. आप बोलोगे कि ओवरऑल, पहले तो ओवरऑल की बात करा करो. ओवरऑल स्टार्ट कहां से हुआ 40.7, एंड कहां पे हुआ 50.7. इसका मतलब एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है. सबसे पहले आप स्टार्ट से एंड तक एक लाइन बना लिया करो. आपको ऊपर जाती हुई लाइन दिख रही है, मतलब अपवर्ड वाली बात हो रही है. मतलब एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है. इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती रही है. कोई भी चीज अगर आपके चार्ट में आ जाती है तो वो बढ़ रही है. अगर आपका समझो स्टार्टिंग इनिशियल यहाँ पर होता, एंडिंग यहाँ पर होता, तो आप बोलते हैं इंटरेस्ट रेट का एक डाउनवर्ड ट्रेंड है. ठीक है, तो ट्रेंड के नाम याद कर लो, इंक्रीजिंग ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड, इस तरह आप बोल सकते हो. सबसे पहले आप बात करोगे ओवरऑल की, 2 मार्क्स का है ना, तो ओवरऑल की बात करोगे. तो ओवरऑल बताओगे कि जो भाई हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो थ्रू आउट दी 12 मंथ्स बढ़ता ही रहा, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे था. बट या फिर हाउएवर अगर हम जुलाई 2021 के बाद देखें तो वहां पे इंफ्लेशन रेट थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, विच शोज दैट आफ्टर जुलाई 2021, जुलाई अगस्त सितंबर, तो आप लिखना आफ्टर जुलाई 2021 एक्सक्लूडिंग द सितंबर मंथ हमने एक्सपीरियंस करा है डिसइंफ्लेशन, वेयर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज डिक्रीज्ड. ये आप बोलोगे. ठीक है, तो आपको पहले एक ओवरऑल की बात करनी है, फिर कोई ऐसी चीज बता देनी है जो
ट्रेंड्स के साथ नहीं चल रही, तो आप दो बातें क्या करोगे, एक ओवरऑल ट्रेंड की, ओवरऑल ट्रेंड इंक्रीजिंग था, इन्फ्लेशन रेट थ्रू आउट 12 मंथ्स इंक्रीज होता रहा, और वैल्यूज भी लिख देना, 40.7 था, हाँ 40.7 से 50.7। लेकिन फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे ताकि 2 मार्क पूरे पूरे मिल जाए आपको, तो हाउ एवर सितंबर 2021 लिख दो, या फिर ये जुलाई 2021 लिख दो, यहाँ पे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप लिखोगे हाउ एवर फ्रॉम सितंबर 2021 inflation rate has decreased from 52.5 to 50.7, which shows disinflation। ये आपने लिखा, आपको 2 मार्क मिल गए। इस तरह तो आप लोग हमेशा याद रख लो भाई, ये चार्ट वाली डायग्राम, आज ये चार्ट वाले जो क्वेश्चन आता है वो आता ही आता है 2 मार्क का, उसमें ज्यादातर बच्चों को 1 मार्क मिलता है। तो आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है, आपको क्या गलती नहीं करनी, आपको ओवरऑल ट्रेंड की बात करनी है और एक हाउएवर वाला पॉइंट लेकर आ जाओ बस। कहीं भी कुछ अलग दिख रहा है ना आपको चार्ट में, वो लेकर आ जाओ कि भाई ओवरऑल तो बढ़ रहा था लेकिन यहां से गिरना स्टार्ट हो गया, ये याद रख लो। उसके बाद explain what is meant by the real interest rate will be negative in Argentina in January 2022। इसका मतलब क्या होगा, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रियल इंटरेस्ट रेट, इसकी कैलकुलेशन पूरी अभी हमने करी थी यहाँ पे। ठीक है, हमने पाकिस्तान का भी पढ़ लिया, यहाँ पे इसका भी पढ़ लिया सब, लेकिन इसको समझा भी देते हैं, जो हमने करा है वो समझा देंगे। तो हम बोलेंगे भाई रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव का, ये भी 2 मार्क का है तो जरा ख्याल रखना। रियल इंटरेस्ट रेट विल बी नेगेटिव का मतलब है, आप बोलोगे कि वहां पे इन्फ्लेशन या नहीं, वहां पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है 40%, इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, कितना चल रहा था इन जनवरी 2022 ना, जनवरी 2022 में कितना था, 50.7। अभी मैंने आप लोगों को निकालने का तरीका बता दिया है, रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट आप बोलोगे इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। तो इंटरेस्ट रेट कितना है 40%, माइनस इन्फ्लेशन कितनी है 50.7%, तो कितना बच गया -10.7%। इसका मतलब आप बोलोगे कि इफ अ पर्सन would save their money in a bank account, inflation would erode the value of the savings because inflation rate is above interest rate। तो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो भी हमारी सेविंग की वैल्यू होगी वो एरोड अवे हो जाएगी, मतलब लूज हो जाएगी। तो आपने एक कैलकुलेशन करके दिखा दी, फिर उसकी आपने एक एक्सप्लेनेशन टाइप दे दी, तो आपको 2 मार्क मिल गए। ठीक है, तो सिर्फ ये लिख दो कि 2 मार्क नहीं मिलेंगे, जनवरी 2022 की बात करी तो कैलकुलेशन करके दिखा दो। ठीक है, तो 2 मार्क मिल गए। देखो
केस स्टडी ऐसी चीज है जिसमें आपको मार्क्स स्कोर ज्यादा करने ही करने। अब आ जाते हैं भाई, ये जो सी डी और ई पार्ट है, सी डी और ई पार्ट ना, ये न्यू पेपर फॉर्मेट के बाद ना उसने बहुत कर दिए खतरनाक। हमने एक और केस स्टडी भी लास्ट टाइम करी थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि इसने ये जो केस स्टडी वाले जो सी डी ई है ना, वो बहुत खतरनाक कर दिए। क्यों खतरनाक का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसने 4 मार्क्स में से 1 मार्क रख दिया यहाँ पे इवेल्युएशन का। 6 मार्क्स में थे, यहाँ पे इसने 2 मार्क इवेल्युएशन के लिए रख लिए। फिर अगले जो 6 मार्कर आता है वहां पे भी इसने 2 मार्क्स इवेल्युएशन के लिए रख दिए। मतलब अगर आप कंक्लूड करो, केस स्टडी है 20 मार्क्स की, 1, 2 और 2, 5 मार्क्स। 20 में से 5 मार्क्स इसने इवेल्युएशन के रख दिए, मतलब 25% इवेल्युएशन के मार्क्स है यहाँ पर। तो एग्जामिनर अब चाहता है कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग पे थोड़ा सा ना फोकस करें। तो यहाँ पे अब देखते हैं, इवेल्युएशन लिखना नहीं भूलना, अपने पेपर में भी आप जाके यूं लिख देना, क्वेश्चन पेपर होगा इसमें यूं लिख देना, ताकि आप जब आंसर लिख रहे हो तो आपको समझ में आ जाए कि मुझे 1 मार्क इवेल्युएशन का देना लाजमी है, मुझे 2 मार्क इवेल्युएशन के 6 मार्कर में देना, प्रोवाइड करना लाजमी है इवेल्युएशन। चलो, कंसिडर द एक्सटेंट, किस हद तक, कंसिडर द एक्सटेंट किस हद तक to which having the fifth highest inflation rate in the world is likely to be a problem for Argentina's economy। अर्जेंटीना की इकोनॉमी पे बोल रहा है किस हद तक मसला आ सकता है। ठीक है, consider the extent to which having the fifth highest inflation rate in the world is likely to be a problem। किस हद तक प्रॉब्लम आ सकता है, ये वाली बात आपको करनी है। अब देखो, जब इसने बोला ना किस हद तक प्रॉब्लम आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रोवाइड करना लाजमी है। अब बच्चे यहाँ पे यही करते हैं कि प्रॉब्लम का नाम सुनते हैं सिर्फ प्रॉब्लम लिख देते हैं। अगर आपने सिर्फ प्रॉब्लम लिख दी तो आपको जो इवेल्युएशन के अलावा 3 मार्क्स बचे यहाँ पे, वहां पे आपके एग्जामिनर 1-2 मार्क काट लेगा। तो जब भी इसने लिखा है क्या, जब भी इसने क्या लिखा है, कंसिडर दी एक्सटेंट बोला है, वहां पे आपको दोनों साइड्स के बारे में बताना लाजमी है, लाजमी है। तो बोल रहा है कंसिडर द एक्सटेंट टू व्हिच हैविंग द fifth highest inflation rate in the world is likely to be a problem for the Argentina's economy। अगर भाई इन्फ्लेशन रेट हाई है तो उसका क्या नुकसान है, घुमा फिरा के सिर्फ यही पूछ रहा है ये, बस और कुछ नहीं पूछ रहा। इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो क्या मसला होगा, बस यही तो पूछ रहा है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इन्फ्लेशन उसका 5th हाईएस्ट है तो हम कैसे इसका नुकसान लिखेंगे। भाई आपको सिर्फ नुकसान लिखना है, 5th हाईएस्ट है कि 4th हाईएस्ट है कि 1st हाईएस्ट है, कुछ भी नहीं है भाई, आपको सिर्फ मसला लिखना है। तो इन्फ्लेशन रेट का प्रॉब्लम बता दो। तो अभी हम मसले लिख रहे हैं ना, तो मैं ऊपर मसले वाला साइन लगा देता हूँ, प्रॉब्लम्स वाला, फिर हम लोग एक बेनिफिट लिख देंगे। चलो भाई, इन्फ्लेशन रेट के 2 मसले आपको पता ही होगा, रिसेंटली हमने टॉपिक करा है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट का मसला आप बहुत सारे लिख सकते हो, मेन्यू कॉस्ट लिख सकते हो, इनकम इनइक्वालिटी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो परचेजिंग पावर गिर जाती है लोगों की, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं होती, लेस एक्सपोर्ट्स हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप लिख सकते हो, अच्छा बच्चे क्या करते हैं कभी कभार, लेस एक्सपोर्ट्स मोर इंपोर्ट्स लिख देते हैं। अब देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड की बात में काउंट होता है। तो आप दो अलग अलग पॉइंट लिखने की कोशिश करा करो, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो हमारे डोमेस्टिक गुड इंटरनेशनल मार्केट में महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट गिर जाएगी। दूसरे हाथ में हमने क्या बताया भाई, मतलब दूसरे दूसरे पॉइंट में हमने क्या बता दिया, एक और ड्रॉबैक आपने क्या लिख दिया कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई लोगों की परचेजिंग पावर गिरेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड भी गिरेंगे, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी गिर जाएगी। सही है, अब इन्फ्लेशन का फायदा बता दो। अभी मुस्तफा ने डिस्कस करा था, अभी मुस्तफा बता रहा, जब मुस्तफा ने क्वेश्चन करा कि भाई सर वो बोरोवर को क्या होगा,
तो मैंने इसको क्या जवाब दिया कि भाई इन्फ्लेशन से बोरोवर बेनिफिट में रहता है। तो जब आप इन्फ्लेशन के हाई की बात करोगे तो यहाँ पे फायदा किसका लिख दोगे? जब हम फायदों की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन हाई में लिखोगे कि जो रियल वैल्यू ऑफ डेट है वुड फॉल। तो इन्फ्लेशन की वजह से पैसे अपनी वैल्यू लूज करेंगे। इन्फ्लेशन की वजह से पैसे अपनी वैल्यू लूज करेंगे तो हमें भी जब लोन वापस करना है तो कम वैल्यू का वापस करना है। अब इसका मतलब क्या होता है गौर से समझना। 1 लाख रुपए का लोन लिया अहमद ने। अहमद ने 1 लाख रुपए का लोन लिया किससे? सर उसामा से। और अहमद एक बाइक खरीद के आ गया। नेक्स्ट ईयर अहमद उसी बाइक में सर उसामा के पास आता है और बोलता है ये लो सर 1 लाख रुपए, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैंने क्या बोला, सर उसामा क्या बोलते हैं? सर उसामा बोलते हैं कि यार अहमद बाइक तो बेहतरीन लग रही है भाई, बताओ भाई कहाँ से ली? तो उसने कहा सर कोई मसला नहीं, मैं आपको शॉप लेके जाता हूँ। हम दोनों शॉप गए, बाइक वाले को पूछा भाई बाइक कितने की है? वो बोलेगा अब बाइक महंगाई के बाद हो गई है 150,000 की। मैं अहमद की तरफ देखूंगा और बोलूंगा भाई तूने तो मेरा नुकसान करा दिया। क्यों? क्योंकि अहमद जब 1 लाख रुपए लेके गया था तो उसमें एक बाइक आ जाती थी। अब जब अहमद 1 लाख रुपए रिटर्न करके गया अगले साल तो उसमें एक बाइक नहीं आ रही। इसका मतलब अहमद ने पहले 1 लाख रुपए लिए तो वो बाइक अफोर्ड कर सकते थे। 1 लाख रुपए वैल्यू ज्यादा थी। जब अहमद ने 1 लाख वापस करे तो उनकी वैल्यू लूज हो चुकी थी। 1 लाख रुपए बाइक नहीं खरीद सकते थे। इसका मतलब जब अहमद ने मुझे 1 लाख रुपए वापस करे तो उनकी वैल्यू ऑफ मनी लूज हो चुकी थी। तो फायदा किसका हुआ? अहमद का, बोरोवर का। क्यों? क्योंकि जो डेट की असल वैल्यू थी वो गिर चुकी है। तो ये फायदा होता है, रियल वैल्यू ऑफ डेट गिर जाता है, इन्फ्लेशन का फायदा। Assess whether potential benefits of introducing maximum prices on 1432 products in Argentina are likely to outweigh the potential disadvantages. बेनिफिट डिसएडवांटेजेस, ये सवाल आ गया है आपका असेस का। असेस मतलब पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, और फिर आपको क्या देना है? इवैल्यूएशन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने हमने सी वाले पार्ट में एक मिनट इवैल्यूएशन डिस्कस करी। तो कंसिडर द एक्सटेंट टू व्हिच हैविंग द फिफ्थ हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन द वर्ल्ड इज लाइकली टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अर्जेंटीनाज इकोनॉमी। तो बताओ भाई किस हद तक होगा? ठीक है, अब आपको यहाँ पे इवैल्यूएशन देनी कि भाई किस हद तक ये हो सकता है, मसला हो सकता है। तो इसकी इवैल्यूएशन आप क्या लिखोगे कि किस हद तक? तो आप बोलोगे इट डिपेंड्स हाउ ओपन द इकोनॉमी इज, whether Argentina is highly dependent on exports और imports। ठीक है, अगर हाईली डिपेंडेंट है, इफ हाईली डिपेंडेंट, तो इन्फ्लेशन वुड कॉज अ मेजर थ्रेट। ठीक है, थ्रेट आएगा। क्योंकि भाई अगर आप हाईली डिपेंडेंट हो तो आपकी एक्सपोर्ट भी जाएगी, इंपोर्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन वुड कॉज अ मेजर थ्रेट। लेकिन अगर हाईली डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है, तो आपके ऊपर इन्फ्लेशन इतना बड़ा मसला नहीं कर सकती। हाँ, फिर इंटरनल फैक्टर्स होंगे। ठीक है, लिखोगे इफ नॉट देन ओनली इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल impact would be a concern।
चलो, assess whether the potential benefits of introducing maximum prices on 1432 products in Argentina are likely to outweigh the potential disadvantages. डी पार्ट है, मतलब 2 मार्क्स इवेल्युएशन के हैं, 2 मार्क पॉजिटिव्स के हैं, 2 मार्क्स नेगेटिव के हैं, 2 मार्क इवेल्युएशन के हैं। तो भाई आपको पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैक्सिमम प्राइसेस, मैक्सिमम प्राइस का फायदा बताना है, मैक्सिमम प्राइस का नुकसान बताना। मैक्सिमम प्राइस का फायदा होगा कि पुअर के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हो प्रोड्यूसर्स would not be able to exploit the consumers। ड्रॉबैक में आप लिख दोगे कि भाई ड्रॉबैक होगा मतलब शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज होगी तो वो ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाती है, ये आपने लिख दिया। फिर आप क्या लिखोगे भाई, इवैल्यूएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएशन हमने 12 मार्कर में भी मैक्सिमम प्राइस के बार बार देखा है कि आप इवैल्यूएशन में यही लिखोगे कि मैक्सिमम प्राइस एक शॉर्ट रन का टूल है, शॉर्ट रन में बेनिफिशियल होता है, मैक्सिमम प्राइस शॉर्ट रन में बेनिफिशियल होती है। बट जब आप बात करते हो लॉन्ग रन की तो ब्लैक मार्केट्स, शॉर्टेज, fails the imposition of maximum price। फिर आप लिखोगे it would also depend upon how effectively government can impose and control maximum price। मैक्सिमम प्राइस किस हद तक गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है और इम्पोज कर सकता है। अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग है तो फायदा होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट वीक है तो फायदा नहीं होगा। ये इवैल्यूएशन में लिखना है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, डिपेंड। इवैल्यूएशन में सिर्फ 2 अल्फाज आपके दिमाग में आने चाहिए, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, डिपेंड। अब हम आ जाते हैं पार्ट ई पे, एंड दैट इज असेस द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन of using monetary policy to control inflation in a country such as Argentina। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पोटेंशियल बेनिफिट्स बताओ और लिमिटेशन बताओ, किसकी भाई, मॉनेटरी पॉलिसी की। तो यहाँ पे दोबारा अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे असेस का क्वेश्चन है, दोबारा बेनिफिट और लिमिटेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, ठीक है, उसकी बात हो, ठीक है। तो पोटेंशियल बेनिफिट्स मतलब आपको पॉजिटिव पॉइंट लिखने हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इवैल्यूएशन। चलो, तुम आपको आप मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर रहे हो तो इसका फायदा क्या होगा और इसके ड्रॉबैक क्या होंगे। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव्स में क्या लिखोगे, पॉजिटिव्स आप लिखोगे यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं तो इसका मतलब हम इंटरेस्ट रेट नहीं, मनी सप्लाई की बात कर लेते हैं, मनी सप्लाई गिरा देंगे। जब मनी सप्लाई गिराएंगे तो फिर क्या होगा, मनी सप्लाई गिराएंगे इसका मतलब मनी इन दी हैंड्स ऑफ पीपल कम हो गया। जब मनी इन दी हैंड्स ऑफ पीपल कम हुआ इसका मतलब क्या होगा भाई, कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। कंजम्पशन कम होगी तो प्रोड्यूसर बोलेगा यार लोग कंज्यूम नहीं कर रहे तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, मैं क्यों ज्यादा प्रोड्यूस करूं, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम होगी, मतलब प्राइस लेवल गिर जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो टाइम हो तो यहाँ पे एक डायग्राम भी बना देना, अगर टाइम हो। रियल जीडीपी, प्राइस लेवल, एग्रीगेट सप्लाई,
AD1, AD2, लेफ्ट फुट शिफ्ट करा, नेशनल इक्विलिब्रियम E1, Y1, PL1, क्या आपका हो गया Y2 एट नेशनल इक्विलिब्रियम 2, प्राइस लेवल गिर चुका है, आपने शो कर दिया, ठीक है। लेकिन डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना वरना इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ड्रॉबैक पे आ जाओ। आप बताओ कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के ड्रॉबैक लिमिटेशंस, यहाँ पे आप बोलो कि भाई रियल इंटरेस्ट रेट इज नेगेटिव, what should be the interest rate to encourage people to save। फिर अगर याद हो हमने मॉनेटरी पॉलिसी के ड्रॉबैक्स में पढ़ा था कि शायद इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट इनइलास्टिक हो जाती है, मतलब जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रोड्यूसर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आप समझो भाई वो जो हमने नोट्स में लिखा था कि जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं होता, प्रोड्यूसर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कम करने का फायदा नहीं होता, वहां पे हमने लिखा था इंटरेस्ट रेट इनइलास्टिक हो जाती है। यहाँ पे भी ऐसा ही हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहे, लोग बोले नहीं भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इंटरेस्ट रेट इन लास्ट, इकोनॉमी में बिकम इंटरेस्ट रेट इन लास्ट, तो शायद असर ही ना हो, ड्रॉबैक में लिख दिया। अब हम आ जाते हैं वैल्यूएशन पे। assess the potential benefits and limitations of using monetary policy to control inflation such as Argentina। अब हम evaluation लिखेंगे कि वाकई फायदा है या नहीं है, ठीक। अब वाकई फायदा है या नहीं है तो आप लिखोगे टू कंक्लूड monetary policy has been implemented by the Argentine government, but it has shown no real achievement। Thus, monetary policy would not be successful if the interest rate is not set above inflation। Moreover, government should also use supply side policy in order to cope with high rate of inflation in the longer run। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो शॉर्ट रन में काम आ सकती है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो लॉन्ग रन हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन को सही करने की, तो वो सिर्फ पॉसिबल है बाय यूजिंग सप्लाई साइड, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट हाई भी इतना ही है, तो वो सारे मसले। ये क्या हो गई भाई आपकी वैल्यूएशन।
ठीक है, तो यही है केस स्टडी में मसला, कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि सी, डी और ई में इवैल्यूएशन के मार्क्स हैं। सी में 1 मार्क है, डी में 2 मार्क है, ई में भी 2 मार्क है, ये बच्चों को बस नहीं पता, जिसकी वजह से ये थ्रेशोल्ड गिरे पे गिरे जा रहा है। 25 आउट ऑफ 60 आपका ए है, एएस इकोनॉमिक्स में। तो ये इस तरीके से आप केस स्टडी करोगे, फिर इंशाल्लाह हम और केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो ये और बेटर होता जाएगा। और अब आप लोगों को केस स्टडीज के होमवर्क भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी भी प्रैक्टिस इंप्रूव होती रहेगी जिससे। ठीक है।